कार्लाइस ने आशा से पूछा, तुम्हें मेरे बारे में कितना पता है? आशा ने बोला, आप तो जन्म से ही क्राउन प्रिंस हो और एम्पायर के बेस्ट नाइट भी। ये तो सबको पता है। तब विस्काउंट गिल्स बोला, हिज हाइनेस को एजे रेजाई वार और विक्ट्री के गॉड का ब्लेसिंग मिला था। उनका टैलेंट अलग अलग कॉम्बैट टेक्निक्स में दिख चुका है। आशा थोड़ा हैरान होकर बोली, सच में ये सब एक गॉड का ब्लेसिंग है? गिल्स ने कहा, जब हिज हाइनेस प्रिंस कार्लाइस छोटे थे तब टेम्पल से प्रोफेसी आई थी और उन्होंने प्रूव भी कर दिया कि वो प्रोफेसी सच थी। एम्पायर में पीस बनाए रखने वाले असल में वही थे, क्योंकि वो हर जगह बैटलफील्ड में जाके लड़ते रहे। गिल्स ने थोड़ा अफसोस से कहा, अब जब उन्हें क्राउन प्रिंस के पद से हटा दिया गया है, मुझे समझ नहीं आता लोग ऐसी चाल कैसे चल सकते हैं। कार्लाइस ने शांत टोन में कहा, काम डाउन विस्काउंट, शायद ये कर्स के रूप में एक ब्लेसिंग ही हो। गिल्स बोला, लेकिन अब जब बात इतनी बढ़ गई है, हमें कुछ करना होगा। उन पे गलत इल्जाम लगा है कि वो अपने फादर के थ्रोन चाहते हैं और हम चुप नहीं रह सकते। आशा ने ध्यान से सुना और धीरे से बोली, तो मतलब वो इल्जाम झूठा था? गिल्स ने कहा, बिल्कुल, और प्रीवोस्ट बॉर्डर का रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आशा ने पूछा, तो मुझे क्या करना होगा? गिल्स बोला, एम्प्रेस और प्रिंस मार्क्विस कोशिश करेंगे हिज हाइनेस की बदनामी करने की। तुम्हें उस वक्त उनका प्रोटेक्शन करना होगा। आशा ने पूछा, क्या मैं हिज हाइनेस को दिन रात गार्ड कर पाऊंगी? कार्लाइस हल्का सा मुस्कुराया, मुझे अपना प्रोटेक्शन खुद करना आता है। तुम टेंशन मत लो, तुम्हें बस एक वाइफ की तरह शील्ड बनना है। गिल्स ने समझाया, इंपीरियल फैमिली अपनी इज्जत के लिए बहुत सीरियस रहती है। इसी वजह से हम पहले इंटरफेयर नहीं कर पाए, पर तुम्हारी वजह से हिज हाइनेस अब एक रिमोट रीजन जा सकते हैं जहां वो इंपीरियल फैमिली की नज़र से दूर होकर अपनी पावर दोबारा बना सकते हैं। आशा ने सोचा, तो क्या उन्होंने ये शादी सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ दोबारा बनाने के लिए एक्सेप्ट की थी? गिल्स ने वार्निंग दी, एम्प्रेस तुम्हें ट्रिक करके डिवोर्स करवाने की कोशिश करेगी। सिचुएशन के हिसाब से काफी सीरियस चीजें हो सकती है। आशा मन में सोचने लगी, ये सब इतना डेंजरस हो सकता है? फिर उसने कार्लाइस से सीधा पूछा, तो क्या आप सच में प्राइवेसी में हाई ट्रीजन प्लान कर रहे हो? कार्लाइस हंस पड़ा, थोड़ा वरी तो है, पर जब मैं बैटलफील्ड में था तब एम्प्रेस ने अपनी पावर बहुत बढ़ा ली थी। अब मुझे एक जगह रुककर अपनी स्ट्रेंथ दोबारा जमा करनी होगी। गिल्स ने कहा, पब्लिक भी चाह रही है कि आपको वापस आपके पोजीशन पे लाया जाए। आशा ने कामली बोला, आप अपना ध्यान रखिए, जब तक हम वहां मूव नहीं करते। मैं वादा करती हूँ कि मैं आपके काम में इंटरफेयर नहीं करूंगी। बस जितना हो सके शील्ड बनने की कोशिश करूंगी, ताकि हम अपनी मैरिज बचा के रख सके और जब वक्त आए तो शांति से अलग हो जाए। कार्लाइस ने सॉफ्टली कहा, मैं अपना ख्याल रख लूंगा, तुम बस जिंदा रहो जितना हो सके। आशा ने अंदर ही अंदर सोचा, क्या वो मेरे लिए वरिड है? आशा ने पहले कार्लाइस को बोला, आपको वह जो भी चाहिए सब खुद अरेंज करना होगा। कार्लाइस ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम्हें लगता है मुझे कुछ देना बेकार है तो मत दो। आशा ने तुरंत कहा, ऐसा नहीं है, बस प्रीवोस्ट में लिटरली कुछ भी नहीं है। मैं चाहे तो आपको सुई भी दे सकती हूँ, पर वो इंपीरियल फैमिली वाली क्वालिटी की नहीं होगी। कार्लाइस बोला, डोंट वरी, जो भी चाहिए सब लिस्ट में लिख चुका हूँ। और हाँ, अगर कभी मेरा सामान यूज करते करते बोर हो गया तो मैं फेंक दूंगा, तुम उठा के यूज कर लेना। आशा ने थोड़ा झुक कर कहा, थैंक यू योर हाइनेस। कार्लाइस उसके ओवरली फॉर्मल टोन से थोड़ा चिढ़ गया, इतनी फॉर्मल वाइफ का क्या ही फायदा। कुछ दिन बाद जब डिपार्चर का दिन आया, आशा ने उस देखा इतने सारे बॉक्सेस भर भर के रखे हुए हैं, खाना सामान सब कुछ। वो हैरान होकर बोली, इतना सब कुछ? मुझे लगा ही नहीं था
इतना ज़्यादा सामान हो जाएगा? कार्लाइस ने हाँ में कहा, मुझे भी नहीं लगा, मेरे फादर को भी अंदाज़ा नहीं होगा। आशा ने सोचा, ये सब देख के तो लगता है प्रीवोस्ट के लोग बहुत अमीर हो जाएंगे। शायद मैंने सही डिसीजन लिया, वरना प्रीवोस्ट कभी पॉवर्टी से नहीं निकल पाता। कार्लाइस बोला, चलो निकलते हैं। जब वो लोग निकले तो क्राउड उनके लिए चीयर कर रहा था। आशा ने दिल में सोचा, ये लोग तो उसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं जितना मैंने सोचा था। क्या जब वो क्राउन प्रिंस था तब भी ऐसे ही ट्रस्टवर्दी थे? उसने लियोनेल से कहा, लगता है हिज हाइनेस को लोगों से बहुत लगाव है। लियोनेल ने थोड़ा टॉन्ट मारते हुए पूछा, तुम ये सीरियसली कह रही हो या सार्कास्टिकली? आशा बोली, हाफ हाफ, थोड़ा बिलीव करती हूँ थोड़ा नहीं। लियोनेल बोला, ये सब प्लान का पार्ट है। उन्हें लोगों का ट्रस्ट जीतना होगा, तभी वो अपनी पोजीशन दोबारा ले सकते हैं। तुम्हें भी अब आदत डालनी चाहिए हिज हाइनेस के सर्विस की। आशा ने सोचा, तो मतलब वो अपने हर स्टेप तक कैलकुलेट करते हैं। कार्लाइस कैरेज में आके बोला, आई एम टायर्ड। आशा उसकी तरफ देखती रही। कार्लाइस ने पूछा, क्या हुआ, इतना घूर क्यों रही हो? लियोनेल बोला, नेक्स्ट स्टॉप ओन डैम है, 2 दिन में पहुंच जाएंगे। कार्लाइस ने फिर आशा की तरफ देखा, तुम मुझे ऐसे देख रही हो, कोई रीजन है? आशा ने धीरे से कहा, लोग आपसे मिलके इतने खुश थे, पर मुझे लगा उनके और आपके बीच का डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा है। कार्लाइस ने पूछा, मतलब तुम कह रही हो मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? फिर बोला, मैं तो बस उन्हें खुश देखना चाहता हूँ। अगर वो मुझे भगवान समझते हैं तो मैं उनके लिए वही बन जाऊंगा। आशा ने सोचा, ये सब लोगों को दिखाने का ड्रामा लगता है, पर शायद यही कैपिटल के लोगों का सोचने का तरीका है। रात को कैंप सेट हुआ, फायरवुड जमा किया गया, गार्ड्स को शिफ्ट में रख दिया गया। एक आदमी आया और बोला, मैम, आपका सामान टेंट में रख दिया है। आशा हैरान हो गई, क्या मतलब मेरा सामान? वो बोला, क्या मैंने गलती से गलत टेंट में डाल दिया? कार्लाइस ने हल्का सा स्मर्क किया, तुमने तो कहा था अलग सोऊंगी। फिर उसने सर्वेंट से कहा, जाओ, जरूरत होगी तो बुला लेंगे। आशा ने कहा, लगता है सर्वेंट ने मेरा सामान आपके टेंट में डाल दिया। कार्लाइस बोला, मैं सुन रहा हूँ, 2 बार कहने की जरूरत नहीं। फिर कैजुअली पूछा, तुम्हें सच में अलग टेंट में सोना है? आशा ने तुरंत कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। कार्लाइस बोला, तो फिर बेकार में सर्वेंट को परेशान मत करो, मेरे टेंट में सो जाओ। वैसे भी हम बस पेपर पे कपल हैं। आशा बोली, ठीक है, अगर आपको अनकंफर्टेबल नहीं लगे। पर तब तक कार्लाइस निकल चुका था। आशा ने मन में सोचा, रूमर तो ये थे कि वो बैटलफील्ड में भी औरतों को ढूंढते थे, तो क्या उसे मेरे जैसे लड़की के साथ टेंट शेयर करने में प्रॉब्लम नहीं होगी? फिर खुद को समझाया, हम बस पेपर पर कपल हैं, इसमें क्या बड़ा है एक टेंट शेयर करने में। थोड़ी देर बाद आशा ने कार्लाइस को अपना शर्ट देते हुए कहा, सॉरी, थोड़ा केयरलेस हो गई थी। कार्लाइस बोला, इट्स ओके। उसके दिमाग में फ्लैशबैक्स आया, बैटलफील्ड में तो वो कई बार ओपन स्काई के नीचे सोल्जर्स के साथ सोई थी, और अब एक टेंट में अपने हस्बैंड के साथ सोना है, तो इतना सोच क्यों रही है? फिर थोड़ा हंसी के साथ अपने आप से बोली, मैं भी ना कितनी पथेटिक हूँ। मैं वो लड़की नहीं हूँ जिसे कैपिटल में संभाल संभाल के बड़ा किया गया था। आशा को बचपन याद आता है, जब वो छोटी थी तो खेलते खेलते अपने भाई के कमरे में सो जाती थी, लेकिन बड़े होने के बाद उसने कभी किसी आदमी के साथ कमरा शेयर नहीं किया। अब सोचती है, अगर उसका परिवार उसे ऐसे देख ले तो क्या सोचेगा। वो शुक्रिया भी महसूस करती है, क्योंकि उसके और कार्लाइस के इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की वजह से प्रीवोस्ट के पास पैसा और माल आ रहा है। लेकिन अंदर से उसे थोड़ा डर भी लगता है, क्योंकि उनकी तकदीर अब लॉर्ड कार्लाइस के हाथ में है। वो दिल से दुआ करती है कि सब सेफ रहे, और खुद को याद दिलाती है, मैंने ही ये डील की थी, तो जिम्मेदारी भी मेरी ही है। फिर वो अपना चेहरा ठंडे पानी में डुबा लेती है ताकि अपने नर्व्स को शांत कर सके।
ट्री के पीछे छुपा कार्लाइस उसे देखता रहता है। उसे शौक लगता है। उसने आज तक किसी औरत को इतने रफ तरीके से फेस धोते नहीं देखा। जब वो पानी छूता है तो उसे लगता है ये तो बर्फ जैसा ठंडा है। अगर ये अपना सर इतना जोर से मारती है तो इसके दांत गिर जाए तो। फिर वो हंस पड़ता है। ये लड़की तो इंटरेस्टिंग है। रात में टेंट के अंदर वो देखता है आशा जमीन पर सो रही है। वो पूछता है, तुम सच में फ्लोर पर सोने वाली हो? आशा कहती है, अगर यहाँ नहीं तो और कहाँ? कार्लाइस हंसते हुए बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, अगर तुम्हें तकलीफ में रहना पसंद है। फिर वो अपनी शर्ट उतारने लगता है और बोलता है, पानी यहाँ थोड़ा ज्यादा ठंडा है, हम नॉर्थ के पास आ गए हैं। आशा बिल्कुल शांत रहती है और सिर्फ बोलती है, ऑटम आएगा तो और ठंडा होगा। कार्लाइस थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है। सोचता है, ये मुझे ऐसे देख रही है जैसे मैं कोई बैल या मुर्गा हूँ। वो कहता है, मुझे कपड़े पहनने में मदद कर दो, चाहे पत्नी के रूप में, चाहे एक दोस्त के रूप में। आशा तुरंत सॉरी बोलती है, मुझे ख्याल ही नहीं आया, माफ कर दीजिए। वो ध्यान से उसकी मदद करती है, लेकिन बिल्कुल फॉर्मल तरीके से, जैसे कोई ड्यूटी हो। कार्लेस सोचता है, लोग कहते थे मेरा बदन देखकर औरतें गिर पड़ती है, शायद सिर्फ फौजियों को ही पसंद आता है मेरा बॉडी। जब आशा कपड़े पहना देती है तो पूछती है, कुछ परेशानी तो नहीं हो रही? वो कहता है, दिल थोड़ा बेचैन है, पर ठीक हो जाऊंगा। आशा समझ नहीं पाती, दिल बेचैन क्यों है? वो बोलता है, कुछ नहीं, तुम सो जाओ। रात को जब सब सो जाते हैं, कार्लाइस देखता है उसका कंबल बहुत पतला है। वो कहता है, तुम्हें ठंड नहीं लग रही? आशा मुस्कुरा के कहती है, मैं तो रोज एक क्लॉक में जमीन पर सोती हूँ, ये तो मुझे लग्जरी लग रहा है। कार्लाइस फिर उसे पूछता है, मुझे प्रीवोस्ट के बारे में बताओ, ठंड कितनी होती है वहाँ? आशा हंसती हुई बोलती है, मुझे तो कंपेयर करना मुश्किल है, लेकिन मर्चेंट बोलते थे इतनी ठंडी होती है कि आदमी का चीज भी श्रिंक हो जाए। कार्लाइस जोर से हंस पड़ता है। आशा सोचती है, क्या नोबल्स लोग भी ऐसे खुल के हंसते हैं? फिर वो पूछता है, क्या तुमने ही उस ट्राइब के लीडर का सर काटा था? आशा सीधा कहती है, हाँ, मैंने ही काटा था। कार्लाइस कहता है, अगर वो ट्राइब का लीडर था तो उसके स्किल्स तो कुछ खास ही होंगे। आशा शांति से बोलती है, ठीक ही थे, पर मेरे पापा जितने अच्छे नहीं। फिर वो बताती है कि वो लोग नंबर में बहुत कम थे और इसी वजह से उसके पापा और भाई सब उस जंग में शहीद हो गए। आशा फिर लक्ष्मणा का जिक्र करती है, एक वॉरियर जो 28 साल तक बैटलफील्ड में लड़ा। उसके गले में गॉड ऑफ मर्डर का एक नेकलेस था, जिसके स्पेल की वजह से उसकी जवानी बरकरार रही। कार्लाइस पूछता है, क्या वही चीज तुमने ट्रॉफी के रूप में दी थी? आशा बोलती है, हाँ, वही थी, और वो जीत सिर्फ मेरे पापा और भाइयों की वजह से हुई थी, जिन्होंने अपनी जान दे दी ताकि हमारा गांव बारबेरियन से बचा रहे। कार्लाइस को याद आता है कि आशा ने पहले कहा था उसके पापा आमिर परवेज एक ग्रेट नाइट थे। वो सोचता है, शायद मेरे पिता ने मुझे प्रीवोस्ट इसलिए भेजा था ताकि मैं आमिर परवेज को खत्म कर दूं, क्योंकि जो भी पहले प्रीवोस्ट गया 1 साल भी जिंदा नहीं रहा। आशा कहती है, मेरे पिता जानते थे कि इनके इरादे क्या है, लेकिन उन्होंने कहा मरना ही है तो पूरी कोशिश करके मरेंगे। वो बताती है, प्रीवोस्ट के लोग भी उनके पिता की सोच से प्रेरित हुए, क्योंकि सिर्फ उन्होंने ही हार नहीं मानी और सबको लड़ने के लिए तैयार किया। कार्लेस सोचता है, सच में वो एक ऐसे लॉर्ड था जो कभी भागा नहीं, चाहे सिचुएशन कितनी भी होपलेस हो। इसलिए लोग उसके लॉयल रहे। वो अफसोस करता है, काश आमिर परवेज अभी जिंदा होता। उसने अपनी पूरी जिंदगी बैटलफील्ड पर गुजारी, सिर्फ अपने देश को फिर से खड़ा करने के लिए। लेकिन फिर वो आशा को देखता है और सोचता है, शायद असली महान व्यक्ति तो ये औरत है। इतनी हिम्मत और अक्ल के साथ उसने किंग से इनाम भी जीत लिया, शायद अपने पिता से भी बड़ी। वो उससे पूछता है, तुम्हारे कितने भाई थे? लेकिन तब तक आशा सो चुकी होती है।
कैसल के सीन में दिखाया जाता है, मॉरिस बैटलफील्ड जाने से मना कर देता है। वो कहता है, मैं तो कभी जंग के मैदान में कदम भी नहीं रखा, मैं कैसे जाऊं? उसकी माँ उसे तसल्ली देती है, फिक्र मत कर, मैंने एक तरीका सोचा है। यह है हमारा नया क्राउन प्रिंस जो डरपोक है। कुछ दिनों बाद बेस कैंप में कार्लाइस बोलता है, यहाँ तो हालत मेरी सोच से भी ज्यादा खराब है। आशा पूछती है, रोड्स की वजह से क्या? क्योंकि ये सब जंग के बाद से टूट फूट गए हैं। पार्लेस कहता है, सिर्फ रोड्स नहीं, पूरा एरिया ही बिगड़ गया है। जमीन सूखी है, लोग दिखते ही नहीं, तुम्हें सब कुछ दोबारा बनाना पड़ेगा। फिर पूछता है, और तुम राजा से कितने पैसे मांगने वाली थी? आशा कहती है, लगभग 5 लाख, ताकि खाना, दवा और रिकंस्ट्रक्शन के लिए कुछ मिल सके। कार्लाइस हंसकर बोलता है, बस इतना? क्या तुम 1-2 साल जीकर खुशी से मरने का प्लान बना रही हो? आशा सोचती है, मैंने तो नंबर बड़ा चढ़ा के बोला, असल में तो और कम सोचा था। अगर सच बोल देती तो पता नहीं क्या ही बोलता, और वैसे भी किंग इतना देना नहीं चाहता था। कार्लाइस बोलता है, आखिर तुम्हें जितना अच्छे कार्ड्स मिल सकते थे सब मिल गए, तुम खुशनसीब हो। आशा थोड़ा टीस करते हुए बोलती है ना प्रिंस कार्लाइस? कार्लाइस थोड़ा हैरान हो जाता है, ओह, ये तो मजाक भी कर लेती है। आशा मन में सोचती है, प्रिंस ने जो कहा वो गलत नहीं था। सिर्फ 5 लाख से तो मुश्किल से एक विंटर निकल पाएगा। अगर अगला विंटर बिना प्रॉपर तैयारी के आया तो हजारों लोग मर जाएंगे। फिर वो कहती है, प्रिंस, मैंने सब कुछ जितना हो सके साफ करवा दिया है, लेकिन कैसल थोड़ा अनकंफर्टेबल लग सकता है। कार्लाइस बोलता है, तुम ये बात 100 बार बोल चुकी हो। आशा सोचती है, लगता है ये बचपन से बैटलफील्ड में रहा है, वरना इतना टॉलरेट नहीं कर सकता। जब वो कैसल के अंदर पहुंचते हैं, आशा सोचती है, इतनी अच्छी तैयारी के बाद अब तो ये हमें डिसरिस्पेक्टफुल नहीं कहेगा। लोग वहाँ आसपास बातें कर रहे थे, हमें यहाँ हिज हाइनेस की सेवा करने को कहा जा रहा है। और सोचो, वो लोग कितना थक कर आए होंगे, बहुत दूर से आए हैं वो लोग। आशा अंदर ही अंदर सोचती है, मैंने तो उसे कितनी बार वॉर्न किया था, पता नहीं अब उसे यहाँ आने का रिग्रेट तो नहीं हो रहा होगा। प्रिंस कार्लाइस पूछता है, मेरा कमरा कहाँ है, मुझे सोना कहाँ है? आशा जवाब देती है, हमने पूरा 2nd फ्लोर आपके लिए रिजर्व किया है हाइनेस। आप और आपके सब क्लोज लोग और मेहमान सब वही रहेंगे। कार्लाइस कहता है, 2nd फ्लोर तो लॉर्ड के परिवार का होता है ना, तुम ये सब रिजर्व कर रही हो? आशा कहती है, अगर आप चाहो तो आप पहले फ्लोर पर भी रह सकते हो। कार्लाइस हल्की सी मुस्कान के साथ बोलता है, नहीं, ठीक है, सामान 2nd फ्लोर पे ले जाओ। तभी डेकर आशा के पास आता है, उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, मैंने तुम्हारे रूम पहले फ्लोर पे बचा के रखा है, देखना चाहती हो? सर्वेंट्स ने बहुत मेहनत की है। आशा कहती है, रूम है तो है, उसके लिए इतना स्पेशल ध्यान देने की क्या जरूरत थी? वो मुस्कुराकर कहता है, अब जब जंग खत्म हो गई है तो तुम्हें अपनी लॉर्ड वाली इज्जत मिलनी चाहिए ना। प्रिंस कार्लाइस उन दोनों को देखता है, उसके नजर उन पे टिक जाती है, जैसा कुछ कहना चाहता हूँ। आशा फिर अपने रूम में जाती है और देख के हंसी रोक ही नहीं पाती। ये सब क्या है भला? डेकर पूछता है, क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? आशा बोलती है, ये सब तुमने किया, बताओ जरा। डेकर कहता है, कैपिटल के नोबल्स ऐसे बेड्स पे सोते हैं, सोचा कुछ वैसा ही बना दूं। आशा कहती है, तुमने काफी अच्छा काम किया, तुमने तो ये सब 2-3 बार ही देखा होगा, फिर भी अच्छा बना लिया। आशा मन में सोचती है, इन लोगों की नज़र में भी कैपिटल और प्रिवोस्ट के बीच बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन चलो, डेकर की वजह से मुझे एक लग्जरियस बेड मिल गया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। डेकर पूछता है, पसंद आया ना? आशा हंसते हुए कहती है, ऑफ कोर्स, बस थोड़ा अजीब लग रहा है इतने फूलों वाले रूम में रहना। फिर वह सोचती है, प्रेवोस्ट में फूल का मतलब होता है जंग खत्म हुई, शायद सर्वेंट्स ने मेरे लिए ये फूल लगाए हैं। वो डेला हेडमेड को कॉम्प्लीमेंट करती है, तुमने रूम बहुत सुंदर सजाया है। डेला शर्माते हुए कहती है, धन्यवाद माय लेडी, मैं अभी भी सीख रही हूँ। तब डेरेक बोलता है, एक्चुअली मेरी वाइफ डेला ने सबसे ज्यादा मेहनत की है, बटलर का पद तो काफी टाइम से खाली है। आशा कहती है, मुझे पता है, डेला टेम्पररी बटलर का काम कर रही थी,
मैं कोशिश करूंगी जल्दी एक प्रॉपर बटलर ढूंढ लूं। और कहती है, अब तो सबको पता चल गया होगा कि प्रिंस कार्लाइस प्रीवोस्ट पहुंच गए हैं, तो लोग खुद आएंगे अप्लाई करने। डेला फिर वॉर्न करती है, माय लेडी, आपको कुछ सर्वेंट्स और रखने चाहिए जो छोटी मोटी बातें संभाल ले। आजकल देखने वाले आंखों की गिनती बढ़ गई है। आशा को उन लोगों के एटीट्यूड याद आते हैं। हाँ, ये लोग तो जरूर हमारे अंदर कुछ ना कुछ फॉल्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे। फिर वो डेला से पूछती है, तुम्हारे पास कोई रिकमेंडेशन है क्या? डेला कहती है, हाँ, मैंने एक लेडी चुनी है। फिर एक लेडी अंदर आती है और कहती है, मैं नीना हूँ। डेला बताती है, माय लेडी, ये आपकी नई मेड होगी। आपका रूम साफ करेगी, खाना तैयार करेगी, कपड़े धोएगी और आपका सारा सामान संभालेगी। आशा थोड़ा हैरान होती है, क्या मतलब नहाना और मेरे बाल संभालना भी ये ही करेगी? हेलो दोस्तों, आपको स्टोरी पसंद आ रही है ना? कमेंट में मुझे ज़रूर बताना।